नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है आलोक वर्मा और आप देख रहे हैं कंप्लीट फार्मिंग विथ आलोक। किसान साथियों, एक आज ऐसे महान व्यक्तित्व से मिल रहे हैं जो खेती में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप उनसे बात करिए, पहले उनके बारे में पता करते हैं, कहाँ के वो निवासी हैं और क्या कर रहे हैं। आप लीजिए हाथ में, बोलिए। जी, हमारा नाम जगदम्बा श्रीवास्तव है जी और हम ग्राम सभा रेवरी मजरा जादवपुर, पोस्ट ऑफिस बंदनपुर, जनपद अयोध्या के निवासी हैं जी और पिछले 4 साल से जी हम जैविक कृषि से जुड़े हुए हैं। जैविक खेती आप क्यों स्टार्ट करे हैं और इसका क्या लाभ मिला है आपको अभी तक? जैविक खेती हमने शुरू किया, एक सज्जन के द्वारा एक स्टेटमेंट निकला था अखबार में जी कि जैविक प्रोडक्ट जो हैं, जैविक जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, उनको खाने से रोग जो है कम पैदा होते हैं जी और ये ज़्यादा जो है बढ़िया है स्वास्थ्य के लिए। जी ये पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और जो डाई, यूरिया, जितने प्रकार की उर्वरक, रासायनिक उर्वरक जितनी पड़ रही है, जी इससे वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है, जी। स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा है और ज़मीन को भी नुकसान हो रहा है। आने वाले समय में इसकी उर्वरा शक्ति जो है ख़त्म हो जाएगी और हर वर्ष लगभग देखा जा रहा है कि किसान भाई हमारे उर्वरक बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन पैदावार जो है जस की तस बनी हुई है। लागत भी बढ़ रही है लगातार, उत्पादन कम हो रहा है। जी। तो जैविक हमने शुरू किया कि स्वस्थ रहने के लिए जैविक किया जाए, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री जी द्वारा एक योजना चलाई गई जिसमें जो है प्राकृतिक कृषि के रूप में एक परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमें जो है वो जिला कृषि उपनिदेशक अयोध्या द्वारा इसमें जोड़ा गया जैविक कृषि में। तो हमको LRP बनाया गया। तो हमारे जो गांव के लगभग 50 एकड़ के किसान उसमें जुड़े हुए हैं। तो सभी को जैविक कृषि के बारे में ट्रेनिंग दी गई, सबको बताया गया कि जैविक कृषि क्यों करना चाहिए, जैविक कृषि से लाभ क्या हैं। तो लोगों के समझ में आया। तो स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध अनाज खाना, शुद्ध अनाज का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है जी। तो जैसे देख रहे हैं आप हरी खाद इस समय लगाए हुए हैं खेत में जी। तो हरी खाद का क्या फ़ायदा रहता है मिट्टी के लिए? देखिए, हरी खाद लगाना चाहिए और ही बहुत ही फ़ायदेमंद है ये ज़मीन के लिए। भाई, ज़मीन से, धरती माता से हम लोग 50 कुंटल 100 कुंटल अनाज हर साल उनसे उत्पादन लेते हैं, लेकिन हम कितने कुंटल देते हैं धरती माँ को? तो उस एवज में हम देते क्या है कि 1-2 कुंटल 4 कुंटल रासायनिक खाद देते हैं, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड के रूप में जहर देते हैं। तो इसमें हरी खाद का ढांचा और सनई का मुख्य यही है बोने का लाभ कि धरती माँ से जो हम ले रहे हैं तो उनको देना भी ज़रूरी है। तो ये ढांचा और सनई जो है गेहूं कटने के बाद लगाते हैं, बुआई होती है इसकी, उसके बाद इसमें अपना 1-आध बार पानी लगा देते हैं। तो ये जब बढ़ जाता है तो आषाढ़ में धान लगाने से पहले इसकी जो है हैरों से जुताई करते हैं, उसमें पानी भर के पलेवा करते हैं, उसमें सड़ा देते हैं। तो ये पूरी तरह से ये खाद का ही काम करता है। हम किसानों से कहते हैं इतना रासायनिक आप प्रयोग कर रहे हैं, आप हरी खाद अगर ढैंचा या सनई बोते हैं तो मिट्टी को आप संजीवनी बूटी दे रहे हैं। जी, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। और आप उसको कुछ नहीं रहे, केवल संजीवनी बूटी ही दे रहे हैं, संजीवनी बूटी है। और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ, मैं अभी योजना में तो 2.5 साल हो गया है, लेकिन उसके 1 साल पहले से मैं जैविक कृषि कर रहा हूँ और मैंने ये स्वतः शुरू किया था कि स्वस्थ अनाज खाया जाए, कम से कम अपने लिए तो पैदा किया जाए। बाकी उसके बाद व्यवस्था बनती है, सरकार की योजनाएं आती हैं तो इसको जो है बाहर लोगों के लिए भी दिया जाए, अपने से जो बढ़ता है। तो अब ये 2 एकड़ में हम करते हैं। अच्छा, 2 एकड़ में पूरा 2 एकड़ का प्लाट है हमारा और इसमें 2 एकड़ में पूरा ढांचा लगाते हैं। ढांचा सड़ाने के बाद इसमें धान लगाते हैं। धान लगाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो है गोमूत्र ड्रम रखे हैं। तो एक ड्रम में गोमूत्र इकट्ठा करते हैं और 2 ड्रम रखे हैं, इसमें जो है जीवामृत जो है बनाते हैं। और खाद के रूप में जैसे गोबर से घन जीवामृत बनता है, गोबर गोमूत्र मिला करके घन जीवामृत बनता है।
तो वैसे भी बना के डाला जा सकता है। CPP बना के डाला जा सकता है। CPP में आप गोबर में बेसन, गुड़ और बुझा हुआ चूना मिला करके और उसको आप जो है इकट्ठा करके छाया में कहीं रख देंगे, तो वो 75 से 90 दिन में वो पूरी खाद तैयार हो जाती है और एकदम अच्छी तरह से तैयार हो जाती है, पूरी तरह से सड़ जाती है। उसमें जीवांश जो है पूरी तरह से पैदा होते हैं, तो वो खाद हम डालते हैं। गोमूत्र का प्रयोग करते हैं। अभी आपको बता रहा हूँ कि 4 साल के अंदर लगभग हमने 1250 लीटर गोमूत्र अपने इस 2 एकड़ के खेत में इकट्ठा करके डाला है, प्रयोग करके डालें। और CPP बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं। केवल सुनने में आता है कहीं पर भी एक गाय से हम 10 बीघे की खेती कर सकते हैं, 10-50 बीघे की खेती कर सकते हैं, लेकिन करने में केवल आप ही को देखते हैं जो एक गाय या एक बछड़े से आप 2 एकड़ ज़मीन पर पूरा अपने आत्मनिर्भर होकर काम कर रहे हैं। मौके पर हमारे पास 2 गाय हैं, एक बछड़ा है। तो दोनों गायों का गोमूत्र इकट्ठा करते हैं और गोबर से खाद बनाते हैं। कोई भी हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड या उर्वरक मुझे याद ही नहीं है कि मैंने 4 साल से कुछ खरीदा हो। अच्छा, ये चीज़ जैसे हम खाद के लिए जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, ये हमको पता है। दूसरा नंबर रहता है अगर हम कीटनाशक के लिए जैविक कीटनाशक बना सकते हैं, ये भी हमको पता है। खरपतवार के लिए क्या कुछ है जैविक में? देखिए, खरपतवार के लिए जैविक में कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा अभी सॉल्यूशन उसका नहीं आया है। लेकिन ये है कि उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप निकाई गुड़ाई उसकी करके खरपतवार नष्ट कर सकते हैं। लेकिन हम आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जब से हम 4था साल ये है ढैंचा लगा रहे हैं, तो जब से हम ढैंचा लगा रहे हैं और इसको सड़ा करके इस जून के महीने में सड़ा करके जब हम धान लगाते हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप देखेंगे हमारे यहाँ 1 महीने 1.5 महीने बाद आके देखेंगे, 2 महीने बाद आके देखेंगे, मुश्किल से कहीं कहीं आपको खरपतवार दिखाई पड़ेगा। वो लगेगा ही नहीं कि इसमें खरपतवार हुआ। वही मेरा अगला क्वेश्चन था कि ढैंचा और सनई बोने से या क्या कहते हैं खरपतवार कम भी उगते होंगे? बिल्कुल, आप मान के चलिए 95% मेरा दावा है कि 95% खरपतवार नहीं उगते हैं। वो ढैंचे के साथ उसके बीज सड़ जाते हैं, या बीज अगर उसका है नहीं सड़ा तो जम करके ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो समाप्त हो जाता है। मुश्किल से 5% खरपतवार ही जमते हैं जो ना के बराबर होते हैं। उनकी 5% मतलब उनकी निकाई गुड़ाई हो, आसान होता है, ना हो तब भी कोई फर्क फसल पे नहीं पड़ता है। और इसका लाभ आपको आगे जा कर के गेहूं वाली फसल में भी मिलता है। वहाँ भी खरपतवार? जी बिल्कुल। अगर इसमें कायदे से पलेवा किया गया है और ढांचे को सड़ाया गया है, पानी भरा है 2, 4, 5 दिन तक खेत में, तो इसका फ़ायदा आपको गेहूं की फसल में, रबी वाली फसल में भी मिलेगा। आप गेहूं बोएं, मटर बोएं, चना बोएं, जो भी बोएं, उसमें आपको बथुआ कम मिलेगा। एक जई होता है, जई खर, ये जितने गेहूं में होने वाले खरपतवार हैं ये भी कम मिलते हैं और कम होते हैं। अच्छा, रोग के लिए क्या करते हैं? जैसे आपको रोग ज़्यादा लग रहा है या कोई ऐसी समस्या आ जाए रोग के लिए कि रासायनिक ही ऐसा कुछ है, तो आप जैविक पे कैसे बना पाते हैं? नहीं, रोग के लिए जैसे धान में है या गेहूँ में है, अगर कोई रोग लग रहा है या ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि रोग लगने वाला है, तो उसके लिए जैविक सॉल्यूशन है। हाँ, जैविक सॉल्यूशन तो उसमें कुछ लोग तो बाज़ार से जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह ले लेते हैं, उसमें गोदाम पे आता है, बीज गोदाम पे। लेकिन हम वहाँ से ये सब चीज़ें भी नहीं लेते, ट्राइकोडर्मा वगैरह का भी प्रयोग हमने नहीं किया 4 साल से। इसमें आप नीम की पत्ती है वो, और जितने भी गायें नहीं खाती हैं, जितने पत्ते गाय नहीं खाती हैं, जैसे अरूसा का पत्ता है, भटवासी है, धतूर है, नीम का पत्ता है, बेशरम का पत्ता जिसे देहात में बेहाया भी कहते हैं, उसका पत्ता है। तो ऐसे जितने पत्ते हैं जो गायें नहीं खाती हैं, उनको जो है एक पात्र में, एक ड्रम में इकट्ठा करके और पानी डाल करके उसमें, और गोमूत्र उसमें पड़ेगा। गोमूत्र की भी मात्रा है, जितनी मात्रा में आप बनाना चाहें उसी अनुपात में आप गोमूत्र उसमें डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें डाल करके उसके बाद उसमें अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और मिर्चे का पेस्ट, तीखा मिर्चा, उसका पेस्ट भी पड़ता है। अब वो मात्रा इस पर निर्भर करेगी कि आप कितना बना रहे हैं, और किस हिसाब से बना रहे हैं। आप हल्का बना रहे हैं या तेज बना रहे हैं? तेज
कीटनाशक बना रहे हैं, हल्का तो कीटनाशक? उसमें जो है आप उस पर सब्जी पे भी प्रयोग कर सकते हैं। जी। धान की फसल में जैसे एक काला रोग आया है, धुआं जैसा हो जाता है, हाँ, वो उसको वो भी कंट्रोल होगा। जी और धान में अगर कोई कीड़ा लग रहा है, जैसे तना में लगता है, वो ऊपर जो है उसकी फिर बाली सूख जाती है, जी जी, तो उसमें डालेंगे तो वो कीड़े जो है कंट्रोल होते कंट्रोल हो हैं। जाएंगे। और कीड़े कंट्रोल हो जाएंगे, कीड़े नहीं लगेंगे जी जी और रोग भी कंट्रोल होगा। जी जी तो आप मान चलिए कि ये जो हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, जी ये सॉल्यूशन प्रयोग करने के बाद मुश्किल से 5% 5 से 10% ऐसा चांस रहता है कि उसमें रोग बचा रहे। बाकी मेरा ये दावा है, मैंने प्रयोग करके देखा भी है उसको। जी जी कोई किसी की कही की बात हम नहीं कह रहे हैं आपसे। जी जी, उसमें 90% आपका दावा है कि कंट्रोल होगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो आपसे जब आए थे, वीडियो बनाने से पहले आपसे बात किए थे, तो आपने कहा 2 साल इसमें हमने नुकसान सहा। जी जी जी। तो कितना नुकसान आपको हुआ है और आप उम्मीद क्या है, क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? नुकसान का मतलब ये है कि जैसे हमने उसमें एक प्रोसेस था, परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत भी एक उनका सिस्टम था जी जी कि धीरे धीरे करके रासायनिक उर्वरक कम किया जाए। जी जी लेकिन हमने जब उसके 1 साल पहले से शुरू किया था, जी तो हमें ये जानकारी नहीं थी कि रासायनिक उर्वरक जो है धीरे धीरे कम की जाए। जी, हमने एकाएक उसको जो है एकाएक खत्म कर दिया। रासायनिक उर्वरक मैंने 3.5 साल पहले एकाएक ख़त्म कर दिया। जी, रासायनिक उर्वरक एकदम नहीं प्रयोग तो आपका किया। उत्पादन कम हो तो गया उसमें होगा। उत्पादन कम हुआ, तो जो हमने लागत लगाया तो उसमें लगभग मेरा 20% का नुकसान हुआ। नुकसान हुआ। 1.5 अगर वही आप धीरे धीरे खत्म करते जी, वही धीरे धीरे ख़त्म किए होते तो वो नुकसान मेरा ना होता। तो लेकिन यह है कि क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी मेंटेन हुई। जी जी तो पीजीएस में जो सर्टिफिकेशन हो रहा है हमारा, जी जी परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक पीजीएस संस्था है, वो जो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं उसमें हमारा टेस्टिंग रिपोर्ट भी बढ़िया आ रहा है। जी जी और उसके बाद हम अपीडा से भी टेस्ट कराएंगे इसको। जी जी जी, तो उसका जो रिजल्ट है वो बढ़िया आ रहा है। बेशक बढ़िया। हमारा 2 साल नुकसान हुआ, हाँ हाँ, लेकिन अब हम जो है संतोषजनक है। संतोषजनक उत्पादन है जी और क्वालिटी भी अच्छी है। जी तो इससे हमें संतोष है कि भले ही हमें थोड़ा नुकसान हुआ, जी जी, लेकिन एक बार नुकसान हुआ, हाँ, लेकिन अब तो लेकिन रिकवर हो अब गया। हमारा जो है जी, आगे चल के रिकवर होगा। रिकवर। अच्छा, क्या अब कह सकते हैं कि रासायनिक के बराबर आप पहुंच गए हैं कि नहीं अभी तक? देखिए, रासायनिक के बराबर धान में तो पहुंच गए हैं, जी जी लेकिन गेहूं में एक चीज़ ये होती है कि जैसे गेहूं में जब रासायनिक उर्वरक पड़ती है तो रासायनिक उर्वरक में गर्मी ज़्यादा होती है, तो वो गेहूं को जल्दी से डेवलप कर देता जी है। जी जो ऑर्गेनिक खादें हैं, गोबर की बनी हुई खादें हैं, ये धीरे धीरे करके विकास करती तो हैं। अगर गर्मी की बात है तो हम मुर्गी के दाने का, मुर्गी की खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक प्रयोग नहीं प्रयोग किया नहीं है। किए हैं। मेरी खेती जो है वो प्राकृतिक, आप जैविक भी कह सकते हैं, और प्राकृतिक विशुद्ध जैविक गौ आधारित खेती। और प्राकृतिक भी कह सकते हैं। इसलिए कि प्राकृतिक और जैविक में मूल अंतर केवल यह है कि उसमें प्राकृतिक में डिकम्पोज नहीं कर सकते आप किसी को। जी खरपतवार मतलब जो सड़े पत्तियां हैं, घास फूस हैं, उनको आप सड़ा रहे हैं तो डिकम्पोजर नहीं डाल सकते। जी और जैविक में डिकम्पोजर की थोड़ा छूट रहती है। डिकम्पोजर से ये होता है कि डिकम्पोजर से कार्बन ज़्यादा पैदा होता है। जब किसी चीज़ को आप जल्दी सड़ाएंगे तो कार्बन ज़्यादा पैदा होगा, तो उससे वायु प्रदूषण पैदा होता है। जी तो मेरा तो विशुद्ध प्राकृतिक भी आप कह सकते हैं, विशुद्ध जैविक भी कह सकते हैं। जी जी गो आधारित खेती है। जी और हम तो ये कहना चाहेंगे आपसे कि, और किसान भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि जैविक खेती करने के लिए गाय पालन जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। बिना गो पालन के आप जैविक खेती करना निरर्थक है। असंभव भी है। हाँ, असंभव भी है। वो असंभव भी है, जी। क्योंकि गोमूत्र और गोबर जी ये बहुत ही आवश्यक बहुत है। आवश्यक है। और अभी आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा जो बेरन पड़ा है जी जी धान का, जी जी इसमें अभी तक हम 100 लीटर गोमूत्र डाल चुके हैं। जी जी इसकी 3-4 बार सिंचाई में जी जी धीरे धीरे टपक करके, विधि द्वारा या हाँ, पानी के साथ में जी इसमें हम 100 लीटर गोमूत्र डाल चुके हैं। कोई उर्वरक प्रयोग नहीं होता, जी कोई जो है पेस्टिसाइड प्रयोग नहीं होता, जी। कोई रोग भी नहीं लगता। हाँ, रोग तो नहीं और दिख रहा, बिल्कुल हरा भरा मैं आपको बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि केंचुए ख़त्म हो गए हैं। जी जी हाँ, केंचुए रासायनिक में तो खत्म हो गए। मैं तो अभी खेत में चलूँ तो ढांचे में ही आपको दिखा सकता हूँ कि हमारे खेत में केंचुआ आपको मिलेगा। जी लेकिन अभी ढांचा जुताई होगी जब, उसके बाद आप देखेंगे जी तो हमारे खेत में केंचुए ही केंचुए आपको दिखाई पड़ेंगे। नहीं, जहाँ भी रासायनिक कम प्रयोग हो रहा है वहाँ भी हैं।
लेकिन कहीं कहीं इतना अंधाधुंध किसान ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में इतना ज़्यादा रासायनिक प्रयोग कर रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं। जो मात्रा है रासायनिक की उससे ज़्यादा डाल रहे हैं। ज़्यादा डाल तो रहे हैं। उससे जो हमारी जो किसानी के खेती के जो हमारे मित्र कीट हैं, शत्रु तो मर ही रहे हैं, शत्रु के साथ मित्र कीट भी मर अरे रहे हैं। मधुमक्खी और क्या कहते हैं तितली नहीं दिखती है। तो जो ये परागण में केवल पर्यावरण में देखिए हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और उर्वरक से ये नुकसान हो रहा है कि उसमें जो आप डाल रहे हैं तो देखेंगे कहीं दवा पड़ रही है तो बहुत दूर तक उसकी महक जाती है। गंध बहुत दूर तक हाँ, जाती तो है। वो एक आप कई चीज़ें नुकसान होती है ना, एक वायु प्रदूषण हो रहा है, जी। दूसरा धरती में जहर जा रहा है, जल प्रदूषण भी हो जल रहा है, प्रदूषण हो मृदा रहा है, प्रदूषण भी हो रहा है। मृदा प्रदूषण हो रहा है। तो एक चीज़ से कई प्रदूषण हो रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए निहायत नुकसान है। और मैं तो कहता हूँ कि ये जैविक की खेती की तरफ लोगों को बिल्कुल आना चाहिए। और आज लोग नहीं आएंगे तो मैं समझता हूँ देर हो रही है और नहीं और आएंगे देर तो हो जाएगी। कल मजबूरी में आना पड़ेगा। और आज से लोग नहीं शुरू करेंगे तो शुरू करेंगे लेकिन तब देर हो जाएगी और मजबूरी में लोगों को शुरू करना पड़ेगा। हम आपसे बताएं, एक किसान से हमने मिला था तो वो कम से कम 4 या 5 साल बैगन की खेती किए थे। उसके बाद अब अपना दवा करा रहे हैं श्वास की। वो बता रहे थे कि हम इतना ज़्यादा दवा में टच थे बैगन की, हर दूसरे दिन तीसरे दिन वो दवा डाल रहे थे। और छोटे मोटे पैमाने पर नहीं हो, बड़े पैमाने 1 एकड़ लगभग बैगन खेती कर रहे थे। बता रहे कम से कम जितना हम लाभ लिए हैं बैगन खेती से, उससे कई गुना ज़्यादा हम केवल दवा में खर्च कर दिए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जब आप बोरे में भर करके जी रासायनिक उर्वरक अपने खेत में डालेंगे जी और डिब्बे में भर करके हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड ले आके डालेंगे जी, तो उसका असर हमारे आपके स्वास्थ्य पर ही तो होगा। होगा। तो अगर बोरे में भर के डाल रहे हैं हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और रासायनिक उर्वरक, तो झोले में भर के तो टेबलेट लाना ही पड़ेगा। इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी। आप मिट्टी को जो खिलाएंगे वो आपको खिलाएगी। और भाई धरती भी हमारी माता है जी, तो अगर माता का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो माता हमारी क्यों ध्यान रखेंगी? बहुत साफ सीधी बात है। अब अगर इसको किसान भाई समझते हैं तो उसको करना चाहिए और बहुत ही आवश्यक है। आज नहीं करेंगे कल मजबूरी में करेंगे। अरे पहले कितनी बीमारियां थी, पहले मान के लिए आज अगर 100 हैं जो आप बता रहे थे अभी खुद, पहले 10 थी, आज 100 हो गई हैं। हर आदमी गैस से पीड़ित है, हर आदमी को घुटने का दर्द, कमर की दर्द, हर चीज़ की समस्या है। कितने लोग सिर से परेशान है, 10 मिनट कहीं ध्यान दे दिए तो मस्तक दर्द, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें वायु प्रदूषण की देन है। आप देख रहे होंगे बागों में जो है वो आम काले हो जा रहे हैं। आम का सीजन चल रहा है, आप बागों में जाएंगे देखेंगे जी। आम जो है काले होकर के नीचे काले होकर के सड़ करके गिर रहे हैं। जी हाँ, इसमें इसका सिर्फ एक कारण है वायु प्रदूषण। और ये वायु प्रदूषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड की। पहले हम लोगों के बचपन में कहीं नहीं कभी 1-2 बाग, बड़ी बड़ी बागें होती थी, उसमें उसके बाद उसमें जो है कहीं 2-4 ऐसे काले आम गिरते थे तो उसको लोग कहते थे कि ये कोयल है। हाँ, लेकिन आज हर पेड़ में के नीचे आपको 10-20 आम, 50 आम मिल जाएंगे। तो ये केवल जो है ये वायु प्रदूषण का ही नतीजा है। देखिए रासायनिक का कितना प्रभाव पड़ रहा है, खेत को छोड़कर बागवान में भी पड़ने लगा है। हर जगह प्रभाव पड़ेगा, देर सवेर हर जगह प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। आज नहीं पड़ेगा किसी के ऊपर तो कल पड़ेगा, परसों पड़ेगा। लेकिन जब वो परमानेंट लगातार चीज़ें उपयोग हो रही हैं तो वो उसका प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। अच्छा, अभी आपसे जब हम बात कर रहे थे पहले तो आपने महुआ के एक बीज के बारे में कुछ बताया, सब्जी उसका बनाने का, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। जो गठिया रोग का कुछ निवारण था। महुआ का तो जैसे महुआ की हम लोगों के बचपने में बाबा जी थे तो महुआ के पेड़ से जो फल निकलता था ये मार्च के महीने में, फरवरी के लास्ट और मार्च के महीने में, तो उसका जो है अर्क रस निकाल करके उसमें आटे की लपसी बनती थी। और जो बाबा जी का कहना था कि मतलब उसमें जो है महुआ से वो लपसी खाने से तो वो पूरे सीजन में 10 दिन लगभग बनती थी। हाँ। तो पूरा परिवार खाता था उसमें, तो उससे लोगों को गठिया रोग, जोड़ों का दर्द ये सब नहीं होता था। महुआ आज भी उपयोगी है। महुआ का तेल लोग लगाते हैं कहीं दर्द हो रहा है तो लगाते हैं। और महुआ का जो है, महुआ का जो फल होता है उसको भिगो करके उसको दूध में उबाल करके लोग जिनको गठिया दर्द है खाते भी हैं। तो जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो
प्राकृतिक चीज़ों पे लोग नहीं निर्भर नहीं हो आ रहे रहे हैं, दवा पे निर्भर हो दवा पे निर्भर हो रहे हैं। और जब हम पेड़ों पे, भाई जिस पेड़ का फल हमको खाना है, गेहूं खाना है, धान खाना है, चावल खाना है, सब्जी खाना है, उसी पे हम जहर डाल रहे हैं, तो उस जहर का असर तो हमारे शरीर पे भी पड़ेगा। वो तो तो पड़ेगा। जब शरीर पे जहर का असर पड़ेगा और हम प्राकृतिक संपदा से दूर होते जा रहे हैं, जी। तो प्राकृतिक संपदा हमारे पास ना के बराबर है। प्राकृतिक हर्बल चीज़ों का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो रोग तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आज तब हम लोगों के बचपन में, आज के 50 साल पहले, लोग कभी कहीं गांव में 1-2 लोग बीमार होते थे मुश्किल से। आज गांव में क्या हर घर में बीमार है लोग। घर में क्या हर सदस्य बीमार है। तो- कोई ऐसा सदस्य बताएं जो 6 महीने दवा न खाया हो। तो स्थिति यही है कि जो जहर हम डाल रहे हैं, जी जब धरती माता को अस्वस्थ कर रहे हैं, अपनी माता को अस्वस्थ कर रहे हैं, तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। बहुत बड़ी बात यही है कि आखिरी में हम यही कहेंगे आपसे कि भाई धरती माता को स्वस्थ, अपनी अगली पीढ़ी को धरती माता को स्वस्थ करके दीजिए। जी। और अगर आप अस्वस्थ करके देंगे तो आप भी अस्वस्थ रहेंगे और अगली पीढ़ी भी अस्वस्थ रहेगी। छोटे छोटे बच्चे बीमार आने वाले 20 साल में अगर उर्वरक का प्रयोग ऐसे ही किसान करते रहे, तो आने वाले 20 साल में मैं समझता हूँ कि उर्वरा शक्ति ना के बराबर हो जाएगी और भूमि बंजर के बराबर हो जाएगी। तो मैं भी किसानों से निवेदन करता हूं कि किसान भाई इस पर ध्यान दें और कम से कम उर्वरक प्रयोग करें। मैं तो कहता हूं कि जैविक कृषि की तरफ आएँ और ना के बराबर उर्वरक प्रयोग करें। उर्वरक धीरे धीरे करके छोड़ दें। ये स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है, समाज के लिए भी हितकर है और देश के लिए भी हितकर है। और आने वाली पीढ़ी के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ज़्यादा हितकर है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जानकारी इन्होंने दी। बहुत बहुत धन्यवाद।